नमस्कार, राम राम। कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है? बड़ी आनंद में हो? ऑडियो ऑडियो क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट ज़रूर बताएं। इस महीने थोड़े से पारिवारिक कार्यक्रम ज़्यादा हैं तो थोड़ी क्लासेस कम ही होंगी, तो 4-5 दिन थोड़ा ये मार्च का करंट अफेयर ऐसे कवर कर लेते हैं, है ना। कल से मेरी आरएस मेंस में और एलडीसी बैच दोनों में क्लास अलग अलग स्टार्ट होने वाली हैं। मेंस के लिए मैं बिहेवियर और अदर एग्ज़ाम्स के लिए मैं जो कल से जो राजस्थान इको स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग राजस्थान करंट अफेयर में मार्च महीने को कवर करेंगे। मार्च का महीना ठीक है, इसमें एक नीति है और लगभग 4 या 5 विधेयक हैं। एक विधेयक से तो क्वेश्चन आ भी गया पहले, और उसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो कुछ महत्वपूर्ण जो है वो आयोजन हम कवर करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर हमेशा से अच्छा ही पढ़ते हैं। उम्मीद ये करूँगा कि तुम लोग नेशनल इंटरनेशनल में मन लगा लो तो और अच्छा रहे। हाँ सर, करंट के लिए कोई और बता दो, आप तो कराते हो नहीं। सारा तो करवाता हूँ, और तो करंट सही पढ़ा हुआ है, कटा ही पढ़ लो यार, मना थोड़ी है। खुद भी पढ़ सका आदमी करंट अफेयर, वो कोई बात नहीं है। तो डिटेल में प्रयास करेंगे ये आप लोगों को याद हो सके। लगभग 2-2.5 घंटे मेरे को लगेंगे। गला थोड़ा ख़राब है, धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करूँगा और चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ पे सबसे पहले नीति और विधेयक कवर करेंगे। विधेयक से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चीज़ याद रखें, करंट अफेयर में हमेशा से ही जो है वो क्वेश्चंस चुनौतीपूर्ण रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर लगभग 80% से 90% भी कवर करते हैं तो वो भी जो है वो सम्मानजनक है। तो आप टेंशन मत लें, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके जो कवर हो जाएंगे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर मैंने आपको PDF दे दी थी, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ है स्पोर्ट्स करंट अफेयर जो पिछले महीनों का जो मैंने नहीं पढ़ा है वो देख लेंगे। PDF मेरी दी हुई है। अब कमेंट सेक्शन में ज़्यादा बातें करो मत, पढ़ाई स्टार्ट करें। मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों की टेलीग्राम पे चालू हो गई है। थोड़ा सा व्हाट्सअप ग्रुप बनने में को थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो 1-2 दिन टाइम लगेगा, जब तक टेलीग्राम पे हमने चालू करवा दी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नीति में हमारे पास सबसे पहली पॉलिसी है सेमीकंडक्टर पॉलिसी। सेमीकंडक्टर मिशन भी इंडिया का आ रखा है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी से जनरली पॉलिसी से क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि स्टार्ट कब हुई, अवधि क्या है, और इसके तहत जो है वो दोस्तों क्या क्या जो है वो लाभ दिए जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर राजस्थान को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए, राजस्थान में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही है। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है वो 2026 कब मंजूरी दी गई है? 18 मार्च 2026 को दी गई है। यहाँ से भी वही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे जो आप लोगों ने PSI के टाइम देखे होंगे। PSI के अंदर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन व्यापार संवर्धन नीति से आए थे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन शायद एक पॉलिसी से आया था, आपका GCC पॉलिसी से आया था। इसमें याद करने की कोशिश करना, हमें क्या क्या जो है वो दोस्तों याद करना है। याद रखिए, राजस्थान में मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, उनके डिज़ाइन, उनके अनुसंधान, पैकेजिंग के क्षेत्र के अंदर हम एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में राजस्थान को बनाएं, ताकि लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, हमारे यहाँ पे रोजगार बढ़े, हम जो है वो दोस्तों हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़े। इन सारे उद्देश्यों से हम जो है वो दोस्तों क्या लेकर आए हैं, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आए। अब जब आप गवर्नमेंट का खुद का जब आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि सरकार ने खुद स्पेशली आप लोगों के लिए जो है वो पोस्टर जारी कर रखा है ना। याद क्या क्या करना है? 18 मार्च 2026, 18 मार्च 2026 याद रखें। इसका मेन विभाग कौन सा है? उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग। उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग। अब सेमीकंडक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कहाँ करे वो इन्वेस्टमेंट? वो अपना उद्योग राजस्थान में कहीं पे भी लगाए? नहीं, हम उसको कुछ दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप स्पेशली अगर आप लगाना चाहते हैं तो हम आपको क्षेत्र दे रहे हैं, और वो आपके लिए स्पेशल क्षेत्र कौन सा है? प्रायोरिटी सेक्टर दे रहे हैं हम आप लोगों को, और वो है पाली मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है, और कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र जो है, इसे हम लोग जो है वो प्रायोरिटी क्षेत्र दे रहे हैं। याद रख लेना। कहाँ पर? जो भी राजस्थान में सेमीकंडक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसे हमने डिपार्टमेंट बता दिया, पॉलिसी हम ले आए। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्पेशली सेमीकंडक्टर से संबंधित है, जो आपके यहाँ चिप विप बनती हैं, पूरा का पूरा IT सेक्टर में काम आती हैं। तो ये जो है स्पेशली आप कहाँ लगाएं? जोधपुर, पाली, मारवाड़ जो औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें कांकाणी औद्योगिक या कंकाणी औद्योगिक क्षेत्र है, इसे प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कोरिडोर
कॉरिडोर घोषित कर दिया है। कहां से कहां तक? जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र जो डीएमआईसी का पार्ट है और कांकाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, इससे हमने प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर जो है वो दोस्तों घोषित कर दिया है। अब निवेश करना है तो क्या किसके माध्यम से करेंगे? राजस्थान का अपना एक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे। राज निवेश पोर्टल के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप राज निवेश पोर्टल पे आपको सारे जो है वो दोस्तों जो है वो सुविधाएं मिल जाएंगे। सिंगल विंडो एकल खिड़की निवारण का हम लाभ दे रहे हैं, जिसके माध्यम से निवेश की प्रक्रिया सरल होगी, तीव्र होगी, पारदर्शी होगी। आप लाओ, पैसा लगाओ, आपको जो लाभ चाहिए वो हम देंगे। फिर भी किसी ने बोला किस चीज में पैसा लगाएं? या तो आप लोग सेमीकंडक्टर की चिप की डिजाइन के अंदर, या फिर आप आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट के अंदर ओसेट, या फिर एटीएमपी असेंबल करना, टेस्टिंग करनी, मार्किंग करनी और पैकेजिंग करनी। ऐसे क्षेत्रों में आप पैसा लगा सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में 266 नंबर है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सुबह उठता ही दौड़ने लग जाए एकदम। जागो सुबह उठता ही दौड़ने लग जाए एकदम। स्पीड बना दे सुनील एकदम, है ना। 266 नंबर है। अब तो पूछ रहे कि सिलेक्शन हो जाओगे, बधाई हो दन। बस तुम जो है वो कोई फिजिकल में मात मत खा जाइयो, आराम बढ़िया जो है सुबह सुबह जो है फटकार मार, आपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे। उन्हें जो है बात पर ध्यान ही मत दे। 266 नंबर घना ही है, कम है क्या नंबर? क्यों ज़्यादा और कहीं चाहे? समझिए पूरी नीति को। देखो भाई, मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अगर आए तो हमारा सही होना चाहिए, हमारा सही होना चाहिए। तो 18 मार्च 2026 की पॉलिसी है। राजस्थान में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, इस पॉलिसी की नोडल विभाग उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग है। राज निवेश पोर्टल के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट स्पेशली आपको इस सेमीकंडक्टर जो वो कॉरिडोर में करना है। कौन कौन से क्षेत्र में? या तो सेमीकंडक्टर की चिप की डिजाइन में, या आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट के लिए बनाया किसी ने, असेंबल करने और टेस्ट के लिए, या फिर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। इन इकाइयों पर हमारा मेन फोकस होगा। क्या क्या लाभ देंगे जी? हम इनको जो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ देंगे। क्या क्या लाभ देंगे? जैसे सबसे पहले जब आप यहां पर राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत रजिस्टर्ड जो भी आपकी इकाई है उसे हम जो है वो दोस्तों पूंजी सब्सिडी का 60% जो है वो दोस्तों हम क्या देंगे? अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार देगी। क्या देगी भाई? 60% जो है वो दोस्तों उसे जो है वो अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। जो भी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, उस कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ अगर कोई इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन में रजिस्टर्ड कोई इकाई है तो उसे 60% एक्स्ट्रा हम लोग कैपिटल सब्सिडी देने वाले हैं। मतलब पैसा इन्वेस्टमेंट करने पर जो है वो 60% अतिरिक्त सब्सिडी। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। उसके अलावा ब्याज सब्सिडी क्या है? हम लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी देंगे। क्या देंगे? ब्याज सब्सिडी देंगे। उसके साथ साथ अगर कोई हमारे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 7 वर्षों तक स्टेट के जो कर है उनमें उन्हें जो प्रतिपूर्ति मिलेगी। उन्हें क्या मिलेगी दोस्तों? आपके यहां पर 7 वर्षों तक स्टेट के जो टैक्स हैं उनमें उन्हें प्रतिपूर्ति मिलेगी। उसके साथ साथ बिजली ड्यूटी में भी 7 वर्षों तक 100% छूट मिलेगी। कन्वर्जन चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट मिलेगी। पर्यावरणीय परियोजनाओं पर लागत का 50% तक प्रतिपूर्ति मिलेगी। अब यहाँ क्या क्वेश्चन आएगा सर? किस प्रकार से जो क्वेश्चन सही किया जाएगा? वापस ध्यान दो, ये मेजर प्रावधान है। आगे एक ही नीति है, ध्यान देख लेना। एक ही सर इको सर्वे पढ़ी थी, बहुत बढ़िया आपने सब कुछ पढ़ा था। अब आगे चलते हैं और थोड़ा वही करंट अफेयर में जल्दी तो नहीं है ना किसी को? क्वेश्चन ऐसे ही आए थे और अभी भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। किस किस प्रकार की छूट दी जा रही है? इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं, जो दे रहे हैं उस पर भी 60% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, 7 साल तक स्टेट के जो टैक्सेस हैं उनमें हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। बिजली ड्यूटी में 7 वर्षों तक 100% जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर छूट दे रहे हैं। स्टाम्प शुल्क एवं भू रूपांतरण शुल्क में 75% हम आपको जो है वो क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। और 25% की जो है वो पुनर्भरण कर देंगे। क्वेश्चन यहीं से ही घूम फिर कर आएगा, जो ये आपके पोस्टर है।
क्वेश्चन यहीं से घूम फिर कर आएगा जो आपका जो है पोस्टर है। करवा दूं कंप्लीट इस पॉलिसी को? आगे बात समझ में? कोई प्रश्न गलत नहीं करके आए भाई? हमसे किस प्रकार के जो है किस प्रकार का जो है पूंजीगत अनुदान, कैपिटल सब्सिडी, पूंजीगत अनुदान मिलेगा। उसके साथ साथ यहां पर ब्याज अनुदान मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? ब्याज अनुदान मिलेगा। राज्य के जो कर है, राज्य कर, उसमें 7 वर्ष तक प्रतिपूर्ति मिलेगी। जो विद्युत शुल्क है, जो विद्युत शुल्क है, उसके ऊपर जो है वो दोस्तों आप लोगों को जो छूट मिलेगी 7 वर्षों तक 100% छूट मिलेगी। उसके अलावा आपका भूमि रूपांतरण शुल्क है और स्टाम्प ड्यूटी है, चाहे रूपांतरण शुल्क हो और स्टाम्प ड्यूटी हो, इसमें 75% छूट दे देंगे और 25% वापस दे देंगे। हो गई 100%। ग्रीन परियोजना, पर्यावरण हितैषी परियोजनाएं 50% तक और लाभ दे देंगे। 18 मार्च 2026 को हमने जो है वो बताया है कि जी करो निवेश हमारे यहाँ पे कौन से पोर्टल के माध्यम से? राज निवेश पोर्टल के माध्यम से करो जी। कहाँ पर निवेश करो? जोधपुर पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र हमारा है, उसमें वहां पर जो है वो लगाओ। बात खत्म। क्लियर? किस किस को क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है तो पूछो। हाँ, 2 समिति बनाएंगे, एक स्टेट लेवल सैंक्शन कमेटी और एक एम्पावर्ड कमेटी। जहां तक है पोस्टर से ही क्वेश्चन बैठ जाएगा। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी, सुबह आपको आराम से ले लेना पीडीएफ भी, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ही मिल जाती है आपको। लगभग 25 एक पेज है। अब हमारे पास कुछ विधेयक है और लगभग जो 5-7 विधेयक है। किस किस को क्लियर है भाई? ऐसे पढ़ाऊंगा अब, धीरे धीरे जल्दीबाजी में काम पहले भी नहीं चलता था, अब और सतर्क होना पड़ेगा भाई। करंट अफेयर के मास्टर को और जो है वो धीरे धीरे सुधार करना पड़ेगा। करेंगे अब, ऐसे एक ही सुधार करेंगे आपके आरएस के एग्जाम तक कि प्रश्न करवा देंगे आपको। इतने दिन हमेशा थ्योरी करवाते थे, अब आपको क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है, डन, कोई डाउट नहीं है। इंडिया करंट का क्या सीन है वो भी करवाएंगे। समझना, क्वेश्चन अगर आए किस किस प्रकार का अनुदान, कैपिटल सब्सिडी, आपके यहाँ पर जो है वो दोस्तों इंटरेस्ट सब्सिडी, स्टेट करों में जो है वो रिम्बर्समेंट, उसके अलावा राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत प्रमाणित इकाइयों को 50% या 12.5 करोड़ तक का जो है वो अलग से सब्सिडी मिलेगी। जो राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत अगर प्रमाणित इकाई है तो उसको जो है वो अलग सब्सिडी मिलेगी। उसके अलावा आपके यहाँ पर बिजली शुल्क में 100%, इनमें जो है वो है सोई 75% की छूट मिल जाएगी, 25% वापस मिल जाएगा, बात खत्म। 75% की छूट मिल जाएगी, 25% वापस मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, श्योर? आ जाओ, अब चर्चा करते हैं। और अब कुछ महत्वपूर्ण विधेयक, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। मैं करंट अफेयर में जो सबसे चुनौतीपूर्ण उसको पहले लेके स्टार्ट कर रहा हूं ताकि तुम्हारे जो दिमाग में बैठ जाए। ये कुछ बहुत सारी जगह तुमने देखा कि कुछ समुदाय विशेष की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, कम कुछ समुदाय विशेष की पॉपुलेशन कम है, वहाँ से कभी आता है कि भाई जो वो ज़बरदस्ती मकान बेचने के लिए दबाव डाला जा रहा है, या जो इनसे मकान कम कीमत में खरीद लिया गया, ज़बरदस्ती पलायन करवाया जा रहा है। ऐसा आपने कई बार देखा। कभी कभी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ऐसे वीडियो भी आते हैं कि जो है वो मकान जो है वो बिकाऊ है इस क्षेत्र में। बहुत सारे लोग जब परेशान हो जाते हैं ऐसी चीज़ से, तो कभी हम परेशान होकर मकान बेचने, परेशान होकर ज़मीन बेचने, है ना। तो अब राजस्थान गुजरात के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन चुका है जो अपने यहाँ पर स्पेशली है, तुम लोग आगे एग्जाम जो भी फर्स्ट ग्रेड एलडीसी आरएस की तैयारी कर रहे हो आराम से कवर कर लो। अब आ जाओ भी,
राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र विधेयक क्या है, इसे ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। सरकार लेके आई है, गुजरात के बाद दूसरा राज्य राजस्थान बन चुका है जो एक ऐसा अधिनियम, ऐसा विधेयक लेकर आई है और वह पारित हो गया है 6 मार्च को। एक तो यार ये जो ना कई दिन बाद में क्लास होती है ना, टेलीग्राम पर चालू रखा है एकदम, गुरुजी बचा ली है, सही में बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है सर। साइंस टेक्नोलॉजी पुरानी लियो वो एकदम सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे। करंट अफेयर में थाने यूट्यूब पर कवर करवाऊँ। और बताओ, ये कह रही है इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ये जो जो डिस्टर्ब क्षेत्र है, अब ये डिस्टर्ब क्षेत्र कौन डिसाइड करेगा? डिस्टर्ब क्षेत्र डिसाइड करेगी सरकार, और सरकार बताएगी कि भाई ये एरिया है ना विक्षुब्ध क्षेत्र है, और एक बार किसी एरिया को अगर नोटिफाइड कर दिया तो 1 से 3 साल तक वो एरिया जो है वो क्या रहेगा? विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित रहेगा। और वहां पर अब किसी को भी जमीन बेचनी है उससे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यही है, जो विक्षुब्ध क्षेत्र हैं वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, जनसंख्यिकी संतुलन बनाए रखना और किसी समुदाय विशेष के जबरन विस्थापन को रोकना। जबरदस्ती जो है वो वहां से जमीन बेचकर अगला नहीं जाए। बताओ बढ़िया लगी हो तनो विधेयक? किस किस को सही लगा? मेरे हिसाब से तो अच्छा विधेयक लेकर आए हैं, क्योंकि सभी प्रकार के धर्मों के लोग साथ रहेंगे तभी अच्छा है, सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। हाँ, और ऐसे मतलब जो है वो जबरदस्ती किसी का पलायन करवाना वो तो गलत बात है। तो ये अब राज्य सरकार ने अलग से जो है वो दोस्तों जो है वो रूल बना दिए, इसके लिए एक लॉ बना दिया है। और याद रखें 1 से 3 साल के लिए सरकार घोषित करेगी ऐसा क्षेत्र जहां सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, अशांति की आशंका होती है उसे घोषित करेगी, और उसके बाद में अनुमति अनिवार्य है। इस क्षेत्र में जमीन बेचने खरीदने से पहले जिला मजिस्ट्रेट साहब या फिर जो है वो दोस्तों सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से अनुमति लेनी अनिवार्य है। बिना अनुमति के हस्तांतरण अवैध माना जाएगा। अगर कोई जमीन बेचना भी चाहता है तो उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, डेमोग्राफी संरक्षण। यदि किसी संपत्ति के हस्तांतरण से किसी विशेष समुदाय की जनसंख्या संरचना प्रभावित होती है तो इसे निरस्त भी किया जा सकता है। करना भाई साहब नहीं चलेगा, ऐसे नहीं जान देंगे। रुको, डटो, संघर्ष करो, जाना कहीं नहीं है। अगर किसी क्षेत्र में मतलब एक समुदाय विशेष के जो है वो 100 घर हैं, एक के जो 10 ही हैं, अब वो 10 के 10 बेचकर निकलना चाहते हैं वहां से, नहीं, सरकार करिए। डेमोग्राफी संरक्षण, अगर जनसंख्या संरचना प्रभावित हो रही है तो ऐसे किसी आवेदन को निरस्त भी किया जा सकता है। जिला कलेक्टर या फिर जो सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी। बाजार मूल्य की शर्त, ऐसा कोई भी संपत्ति बाजार मूल्य या डीएलसी रेट से ऊपर ही बेची जाएगी, कम रेट पे नहीं बेची जा सकती। और संपत्ति हस्तांतरण के आवेदन पर एसडीएम साहब 3 माह के भीतर जो है उनको निर्णय देना होगा। हो सकता है कोई विशेष परिस्थिति हो तो बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो 3 माह के भीतर उन्हें जो है वो दोस्तों जो क्या देना होगा, निर्णय देना होगा कि आप आवेदन पूर्वान अनुमति चलो ठीक है ले ली, फिर बाद में रिव्यू एसडीएम साहब को करना है। 3 महीने के अंदर जो डिसीजन देना पड़ेगा। ये किस पे लागू नहीं होता? जो जमीनें पहले ही बैंकों के पास गिरवी पड़ी है उस पर लागू नहीं होता और सब पे लागू होता है। जो पहले ही गिरवी पड़ी है उस पर लागू नहीं होता और सब पे लागू होता है। अगर कोई जबरदस्ती किसी की जमीन खरीद रहा है या बिकवा रहा है, इस कंडीशन में कोई उल्लंघन कर रहा है तो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का तो कारावास है, और 1 लाख रुपए से लेकर संपत्ति का 10% तक उस पर जो है वो दोस्तों जुर्माना है। और यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, मतलब वारंट की जरूरत नहीं है और उसके साथ साथ जमानत मिलेगी नहीं। हाँ पवन जी रुको, एक बार पढ़ लो आप, इतने को समस्या ही नहीं है, क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो? एक बार रुको थोड़ी देर। हाँ ठीक लगी बात? किस किस को बेटा? सर इंडिया इको, देखो इंडियन इको मैंने तो आपको मेंस के अनुसार दी है, अब तुम नहीं पढ़ो तो तुम्हारी मर्जी। आरएस वालों के लिए यही था कि इंडियन इको तो मैं तो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से इंडियन इको राजस्थान इको की किताब बना के आपको दे दी। अब
जब भी आपको टाइम मिले पढ़ना स्टार्ट कर दो। प्री और मेंस दोनों के लिए संयुक्त रूप से बुक बना के आपको दी है। कंटेंट की बहुत कमी थी, आप आराम से जो उसे पढ़ सकते हो। एक भाई कह रहा है समझ में नहीं आया, एकदम प्रॉपर तो समझा दिया कि ये जो आपका विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम है ये हमारी सरकार 6 मार्च को लेकर आई है। मान लो किसी ये जगह है, कोई ये गांव है, इस गांव के अंदर जो है वो एक धर्म के तो बहुत सारे जो है वो दोस्तों जो है वो मकान हैं, ठीक है, और एक धर्म के लोगों के पास जो है वो, मैं कलर में इसी तरीके से रखूँ तो एक धर्म के तो मकान कम हैं, हाँ, एक समुदाय विशेष के मकान बहुत ज़्यादा है, मकान बहुत ज़्यादा है। अब इन पर दबाव डाल के कोई इनसे ये 4 प्लॉट नहीं बिकवा सकता। अगर इस क्षेत्र को सरकार ने, राज्य सरकार अगर इस क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर देती है ना, और कितने 1 से 3 वर्ष तक घोषित किया जाता है, उसके बाद में ये 4 मकान या 4 प्लॉट या 4 खेत, इनको बेचने के लिए पूर्वानुमति जरूरी है जिला कलेक्टर साहब की, जिला प्रशासन की। उसके साथ साथ याद रखें, हाँ, इनके इस बेचने से डेमोग्राफी का संरक्षण जरूरी है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बाजार दर दो भी डीएलसी रेट है या उससे अधिक पर ही बिकना चाहिए। और इसका जो भी डिसीजन लेना है एसडीएम साहब 3 माह के अंदर अंदर डिसीजन लेके बताएंगे। और अगर कोई जबरदस्ती जमीन को खरीद रहा है या बिकवा रहा है तो इस कंडीशन के अंदर उसे 1 लाख रुपए या जो भी सौदा हो रहा था उसका 10% तक का तो जुर्माना है और 3 से 5 वर्ष तक का कारावास है, 5 वर्ष तक का कारावास है। अब क्या समझ में नहीं आया इसमें, क्या समझ में नहीं आया? बैठ गई बात समझ में? जो भी डिस्टर्ब रीजन है, आई बात समझ में? किस किस को समझ में आया भाई? ये विधेयक किस किस को समझ में आया? तीन चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि जबरदस्ती तो विक्रय नहीं हो रहा है, डेमोग्राफी तो प्रभावित नहीं हो रही है और बाजार मूल्य से कम पे तो नहीं जा रहा। ये हम लेकर आए जी। अब एक कानून और लेकर आए एक कानून है हम और लेकर आए। ये है राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक जो आपके अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। इससे तो क्वेश्चन आ ही गया। ये लागू तो पहले ही था, दिसंबर में ही लागू हो गया था, 17 दिसंबर से ही ये प्रभावी था और क्योंकि उस समय ऑर्डिनेंस आया था। और अब जो है वो दोस्तों इस ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है वो क्या आ चुका है, विधेयक आया। पहले ये अध्यादेश आया था 17 दिसंबर के आसपास, जिसके अंदर हमने जो है वो 1958 का जो मूल अधिनियम था उसमें चेंज करके और जो राजस्थान में दुकान और वाणिज्यिक जितने भी प्रतिष्ठान हैं उसके अंदर कितने दिन काम करेंगे, कितने एक्स्ट्रा आवर हो सकते हैं, काम करने की न्यूनतम आयु क्या होगी, और इस पर क्वेश्चन आ गया। याद है तुम लोगों को क्या क्वेश्चन आया था? यहीं से एक क्वेश्चन आया था जो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम वाला जो क्वेश्चन था ना, शायद 144 घंटे वाला ये क्वेश्चन आया था। अब ये कौन से एग्जाम में आया था वो तो मुझे नहीं याद, लेकिन ये प्रश्न आ चुका, आया था क्या? किस किस को याद है? 5 मार्च 2026 को हमारे यहाँ एक विधेयक पारित हुआ है। दुकान और औद्योगिक जो अधिष्ठान है वहाँ पर जो श्रमिक हैं वो कितने घंटे काम करेंगे, उन्हें कितने घंटे आराम दिया जाएगा, वो कितना ओवर टाइम करेंगे, कितनी उम्र से कम वाले बच्चे काम ही नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आ भी चुका। 144 दिन ओवर टाइम वाला क्वेश्चन पीएसआई से पहले ही आ गया था, क्योंकि अध्यादेश 17 तारीख जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 17 दिसंबर 2025 से जो है वो दोस्तों पहले ही अध्यादेश लाके हमने इसे लागू कर दिया था। तो ये अध्यादेश जो है वो दोस्तों आपके यहाँ उस दिन से ही जो है पहले से ही जो है वो लागू ही है। और अब हम 5 मार्च को इसका जो है वो दोस्तों क्या लेकर आए, विधेयक लेकर आए। और कौन से में संशोधन है? 1958 वाला जो अधिनियम है
उसमें ये संशोधन है। क्या क्या बता रहे हैं हम? स्पेशली हमारा मुख्य उद्देश्य व्यापार और उद्योग को आधुनिक बनाना, उसकी कार्यकुशलता बढ़ाना, श्रम कानूनों को वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप बदलना। और क्या बदला है जी? हमने स्पेशली इसके अंदर सबसे पहले विधेयक के तहत प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु पहले 12 वर्ष थी 1958 वाले एक्ट में, उसकी न्यूनतम आयु हमने 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कहीं पर भी काम नहीं कर सकता। 14 से 18 वर्ष के किशोर काम कर सकते हैं, पर रात्रिकालीन कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो ये याद रखें, स्पेशली यहाँ पर प्रॉपर जो है वो दोस्तों मेंशन किया है। एक तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा विधानसभा में पारित हुआ है, ये सरकार का आपको जो प्रॉपर पोस्टर दिख रहा है। क्या कहा इन्होंने? पहले जहां 12 से 15 या 12 से 14 वर्ष तक जो है वो न्यूनतम जो है वो एज दे रखी थी, अलग अलग जगह अलग अलग, अब स्पेशली 14 से कम आयु का बच्चा दुकान या वाणिज्यिक संस्थान में काम नहीं कर सकता। वाणिज्यिक संस्थान में रात्रि में तो 14 से 18 वर्ष की आयु का बच्चा भी काम नहीं कर सकता। 14 से 18 वर्ष का बच्चा भी काम नहीं कर सकता। दो महत्वपूर्ण चेंज तो यहाँ पर बच्चों से संबंधित हुए हैं। दो महत्वपूर्ण जो है वो दोस्तों चेंज तो जो है वो बच्चों से संबंधित हुए हैं। एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है जिसका जवाब स्पष्ट दे देता हूं। एलडीसी के विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि हमें आर्थिक समीक्षा में कितना पढ़ना है। आपके सिलेबस में कृषि एवं आपके सिलेबस में कृषि एवं आर्थिक संसाधन है, तो एग्रीकल्चर और उद्योग सबसे बड़े दो टॉपिक पढ़ना है। उसके अलावा विकास योजनाएं आपके सिलेबस में हैं, तो सारी योजनाएं, नीति, विधेयक आपको पढ़ना है। तो बेसिक आर्थिक संवर्धी, कृषि, उद्योग, इन चीज़ों को तो आप पढ़ के जाओ। तो स्पेशली सारी योजनाएं, कृषि का टॉपिक और उद्योग का टॉपिक आप जरूर पढ़ें। ऊर्जा वाला टॉपिक आपके मेंशन है, सिंचाई वाला टॉपिक आपके मेंशन है। इन 4-5 टॉपिकों को तो आप इको सर्वे के अनुसार अपडेट करें। बार बार एक ही चीज मत पूछो, वापस नोट करवा दूं तुम्हें। आई बात समझ में? अब देखो, इसको पढ़ लो। तो पहली चीज तो पहले जहां ये थी कि भाई जनरली 12 वर्ष से बढ़ाकर हमने न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी है, और रात्रि के समय जो है वो 14 से 18 वर्ष का किशोर जो है वो काम नहीं करेगा। उसके अलावा कार्य समय में परिवर्तन, विधेयक के अनुसार कर्मचारी के दैनिक कार्य समय, अब बच्चों का कार्य समय जो है ना वो आपके यहाँ पर अलग कानून के तहत चलेगा। विधेयक के अनुसार कर्मचारियों के दैनिक कार्य समय को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है। क्या कर दिया? 10 घंटे की शिफ्ट हो सकती है जी, लेकिन साप्ताहिक अब भी 48 घंटे की जो है वो मैक्सिमम रखी है। सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकता। क्या कहा है इन्होंने? 9 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे आप काम कर सकते हो, लेकिन वीकली टोटल आवर्स जो 48 हो सकते हैं। वीकली टोटल आवर्स जो कितने हो सकते हैं? 48 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसके साथ साथ लगातार कार्य करने की अधिकतम अवधि अब 5 घंटे नहीं 6 घंटे कर दी गई है ना। 6 घंटे के बाद आपको कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना ही पड़ेगा। 6 घंटे के बाद आपको आधे घंटे का विश्राम देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो एक तो समझ के जाना, इसको ऐसे प्रश्न आएंगे भाई, बोर तो नहीं हो रहे। आजकल करंट अफेयर में कोई बोर ही को नहीं है। जहाँ अगला प्रश्न आओ अभी सब वो करंट अफेयर में टाबर तैयार है सर, और डिटेल पढ़ाओ। वो काम तो भी है ठीक हो, काम तो भी है ठीक ही हो। प्रश्न जो टफ आवा लग गया। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में अलग से करवाऊंगा, हमेशा अलग से करवाता हूँ, कल करवा देंगे आपको। एक तो बार के 9 तारीख को तो बात हो, और अब एक जो 19/9 और बात है। मैं वापस जाऊँ गाँव, जहाँ बीच में 3-4 दिन को टाइम मिले, मैं मार्च को करंट अफेयर थाना कवर करवा जाऊँ। Why do 50 crore plus Indians use Paytm for their daily payments? Because with Paytm, every payment is hassle-free. For any payment, Paytm करो। मैं मार्च को करंट अफेयर थाना कवर करवा जाऊँ। आ जाओ, अब थोड़ा सा ध्यान दो आगे। ओवर टाइम का प्रावधान क्या है? पहले ओवर टाइम की अधिकतम सीमा जो है वो दोस्तों एक तिमाही में, 3 महीने में, 1 महीने में 50 घंटे थी। कितनी थी? 50 घंटे थी। उसे बढ़ाकर 144 घंटे तक ओवर टाइम कोई व्यक्ति जो कर सकता है। ओवर टाइम को इतनी देर अगर कोई अगर जनरली करंट अफेयर ऐसे पढ़ा रहा हो ना, गुरु जी जल्दी पढ़ाओ, नहीं विधेयक में कौन प्रश्न पूछा। अब जिस तरीके से आरपीएससी अपने मूल स्वरूप में है
उस हिसाब से टाबर कह रहा है सर और पढ़ाओ, करंट को और डिटेल में पढ़ाओ। महिला कर्मचारी, रात्रिकालीन कार्य से जुड़े मौजूदा नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, अर्थात पहले के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। उसके साथ साथ 24/7 जो है वो राज्य सरकार द्वारा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर संचालन किया जा सकता है। व्यापारिक गतिविधियों को इससे बढ़ावा मिलेगा। ये आपका चेंजेस है। क्या चेंजेस है? देखो विधेयक कब आया है? विधेयक आया 17 दिसंबर को, सॉरी विधेयक आया 5 मार्च 2026। लागू कब से? 17 दिसंबर 2025। मूल कानून कब का है? मूल एक्ट कब का है? 1958 का। आई बात समझ में? न्यूनतम आयु क्या कर दी? न्यूनतम आयु कर दी अब 14 वर्ष। पहले कितनी थी? 12 से 14। ठीक है। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में। और किशोर जो हैं उनके लिए 14 से 18 वर्ष के जो हैं वो रात्रि में काम नहीं कर सकते। ये भी जो प्रोविजन किया गया। ठीक है। उसके साथ प्रतिदिन जो काम होता था वो अब 9 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 घंटे कर दिया है। लेकिन सप्ताह में 48 आवर ही होगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लगातार एक दिन में पहले 5 घंटे काम कर सकते थे, अब बढ़ा के 6 घंटे कर दिया, याद रखना। लेकिन 6 घंटे के बाद में ब्रेक देना जरूरी है, अंतराल देना जरूरी है। ओवर टाइम जो हुआ करता था पहले, और ये ओवर टाइम 3 महीने का है भाई। ये ओवर टाइम कितने का? 3 महीने का था। एक तिमाही में 50 घंटे से 144 घंटे कर दिए। ये 3 माह का था। 50 और जो हुआ करते थे उनको 144 करते। ये लो, बैठ गया दिमाग में? किस किस को बताओ? सर जी आने से पहले लागू कैसे हुआ? उसके लिए पॉलिटी बढ़ा करो। अध्यादेश पहले लागू हो जाता है, उसे विधेयक के रूप में पारित कर दिया जा सकता है बाद में, है ना? किस किस के दिमाग में बैठ गया? अब अगले अधिनियम की तरफ चलें। बता दो। किससे संबंधित दीपांशु जी? बैठ गया? चलो अब आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं। महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय जयपुर जो आमेर में स्थापित किया जाएगा, उसके लिए हमने एक विधेयक पारित किया है। 10 मार्च 2026 को हमने एक विधेयक पारित किया है विधान आपकी सभा में। और ये याद रखें, राजस्थान विधानसभा में आमेर में बनेगा महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, आमेर जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधा विकसित होगी। युवाओं को खेल करियर में जो है वो दिशा मिलेगी। और इसके लिए हमने विधेयक जो ध्वनि मत से पारित कर दिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, महाराणा प्रताप खेल कूद यूनिवर्सिटी, हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो याद रखें दोस्तों, जो है वो हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो दोस्तों, उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर जो है वो आमेर के अंदर निर्माण किया जाएगा। बजट है 100 करोड़ के आसपास का। 2 लाख वर्ग मीटर भूमि में ये बनेगा, आमेर जयपुर में बनेगा।
लगभग 101 करोड़ का इसका बजट है। इसे हम उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करेंगे, जहां जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो है वो कोचिंग, ट्रेनिंग, विशेषज्ञों का निर्माण किया जाएगा। इसे जो है वो इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरे राजस्थान में होगा। राजस्थान के सभी सरकारी व निजी जो भी स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, अकेडमी हैं, जो आपके यहाँ शारीरिक शिक्षा संस्था हैं, वो इससे संबद्ध होंगे। प्रारंभिक चरण में हम प्रत्येक संभाग में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज खोलेंगे। जयपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोल दी, हर संभाग में स्पोर्ट्स कॉलेज खोलेंगे। विश्वविद्यालय के अंतर्गत राज्य के विभिन्न संभागों में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। निजी संस्थानों को भी इसमें जो है वो दोस्तों रजिस्टर्ड किया जाएगा, ताकि खेल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। अब थे सोचो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, तुम जयपुर पे टिक करो ना, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब। 4 स्टेटमेंट में पर्सन बना के देगा। हाल ही में महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 10 मार्च को पारित किया गया। इसका निर्माण आमेर जयपुर में होगा। 101 करोड़ का बजट है। आगामी समय में संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। राजस्थान में जितने भी स्पोर्ट्स कॉलेज, प्राइवेट स्पोर्ट्स कॉलेज, अकेडमी, सारी इससे जो है वो संबंधित होंगी। इसका कार्य क्षेत्र केवल जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में होगा, तब जाके काम चलेगा। ये एक एक्सीलेंस सेंटर के रूप में काम करेगा। आई बात समझ में? दीपांशु मैं बिहेवियर चालू कर रहा हूँ, तब मिलेंगे अपन कल या परसों। चले, उदयपुर मत कर देना तुम। बैठा दिमाग में, समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट आएंगे, आजकल इतने सरल क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें। आपसे विधेयक भी, स्थान भी पूछा जा सकता है, बजट भी पूछा जा सकता है, इसका कार्य क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, और आगे इसके तहत और क्या रणनीति है वो भी पूछी जा सकती है। हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। याद हुआ कुछ? अब अगले विधेयक की तरफ चलते हैं। और अगला विधेयक क्या है? अगला है राजस्थान जन विश्वास विधेयक। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस, इन सबको बढ़ावा देने के लिए जैसे भारत सरकार जन विश्वास विधेयक लाई थी, वैसे राजस्थान सरकार भी जन विश्वास विधेयक लेकर आई है। जो छोटे मोटे अपराध हैं, या जो अपराध जो है वो आपके यहाँ पर अगर हम बात करें छोटे या तकनीकी अपराध हैं, उनको अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। लगभग 11 कानूनों में हमने परिवर्तन किया है, जिसमें हमने उसे अपराध की कैटेगरी से अलग किया है या फिर उसमें सजा कम की है। ऐसे कुछ प्रोविजन किए हैं। 5 मार्च 2026, याद रखें, 5 मार्च 2026, ठीक है, 5 मार्च 2026। ऑलमोस्ट 5 मार्च ये, एक 10 मार्च का है और सारे 5 मार्च की, एक 6 मार्च का आपका ये विक्षुब्ध क्षेत्र वाला, ठीक है, डेट तो मैं याद करवा दूंगा। तो राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026 हमारे यहाँ लाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है, ताकि आम नागरिक, व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से राहत दी जाए। 11 कानूनों में हमने संशोधन किया है। पहली बार के अपराध में हम चेतावनी भी दे सकते हैं, उसे जो आर्थिक दंड देवें जेल की बजाय, या उसे जो नागरिक दंड दें, या उसे सामुदायिक सेवा में काम करवा ले। 11 अधिनियमों में संशोधन किए है। ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से यही पूछा जाएगा कभी ना कभी। 11 महत्वपूर्ण जो हमारे एक्ट हैं उनमें छोटे मोटे संशोधन किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि छोटे मोटे अपराध के लिए जेल की बजाय आर्थिक दंड या नागरिक दंड के ऊपर बात कर रहे हैं, या हम चेतावनी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो वन अधिनियम है, वेयर हाउस एक्ट है, नगरपालिका अधिनियम है, स्टाम्प एक्ट है, गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम है। इन सब के अंदर छोटे अपराधों के लिए कारावास के स्थान पर हम जुर्माने का प्रावधान लेकर आए। उदाहरण देता हूं, जैसे वन अधिनियम के अंतर्गत अनजाने में मवेशी चराने पे जैसे छोटे अपराध के लिए अब जेल की बजाय जुर्माना देना पड़ेगा। पहले कोई जंगल में
मवेशी चुरवाले मतलब मवेशी जो है वो चराता है वहाँ पे, और रेवड़ रावड़ लेके उड़ जाते तो ये कंडीशन के अंदर जेल नहीं जुर्माना लगाओ। वेयर हाउस एक्ट में बिना लाइसेंस का कोई भंडारण कर लेता था तो सीधी जेल थी, जेल नहीं जुर्माना लगाओ। पेयजल के दुरुपयोग के मामले के अंदर पहले कारावास था, कारावास नहीं जुर्माना लगाओ, कारावास नहीं जुर्माना लगाओ। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एक भाई बोले सर आपकी मंथली करंट बुक आती है, अभी नहीं आती भाई, मंथली हमारी आएगी तो फिर जनवरी की फरवरी में आएगी, मतलब मार्च में भी आ सकती है। एक बार रुक जाओ तुम लोग, अभी तो PYQ पे काम चल रहा है, वो पूरा हो जाए। अब मेरी भी थोड़ी उम्र हो गई है ना, तो थोड़ा आप मेरे को रेस्ट दो, अब इतना ज़्यादा काम मत करो। आंखें ख़राब हो गई ऑलमोस्ट, गला ख़राब हो गया, वजन मेरा 90 किलो के आसपास हो चुका है, तो ये खाने पे कंट्रोल है नहीं। ठीक है, तो मैं जो जितना करवा रहा हूँ उसमें संतुष्टि लाओ और अपनी तरफ से एफर्ट करते रहो, थोड़ा मेरे को रेस्ट दो तुम लोग, ठीक है। अब ये बात याद रखना, जन विश्वास अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा और ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, याद रख लेना बहुत बढ़िया तरीके से। 11 महत्वपूर्ण जो कानून हैं उनमें हमने संशोधन किया है, 11 महत्वपूर्ण कानून हैं उनमें हमने संशोधन किया 5 मार्च का। हाँ आगे अगला महत्वपूर्ण, अब आगे आपके यहाँ चुनाव से संबंधित 10 मार्च को हमने जो ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 2 संशोधन विधेयक हम लेकर आए, जिस पे चर्चा पहले ही हो गई थी। सर आप भी PSI की रनिंग करो, हाँ मैं जाऊँगा थोड़े दिन में। वो PSI वाले स्टूडेंट जब दौड़ने वोड़ने आएंगे ना, सुबह 5 बजे उनका टाइम रखा बताया फिजिकल एकेडमी वालों ने, मैं भी जाऊँगा। अब थोड़ा थोड़ा दौड़ना भागना पड़ेगा भाई। अब रिप्लाई तो दे दिया करो भाई, दिया ना रिप्लाई। अब चालू करेंगे ना अपन बिहेवियर की क्लास, तब कर लेंगे चर्चा। हाँ चलो, इनकी PDF कहाँ मिलेगी? वो कितने बार तो बताया, टेलीग्राम पे मिलेगी। सबके लिए सेम ही है ज्योग्राफी की बुक महेश, को अलग से नहीं है हर एग्ज़ाम के लिए। चलें आ जाओ, अब आगे चर्चा करते हैं। राजस्थान में चुनाव संबंध, इसके ऊपर हमने अलग से जो बात कर ली थी, जो 2 बच्चों वाली जो लिमिटेशन थी उसको चेंज कर दिया गया, जो 1995 के अंदर जो भैरव सिंह जी ने स्टार्ट किया था। पंचायती राज का भी एक संशोधन विधेयक आया, नगर पालिका का भी एक संशोधन विधेयक आया है कि जो 3 दशक पुराना प्रतिबंध था, और वो प्रतिबंध किससे संबंधित था? लोकल बॉडी के चुनाव के अंदर 2 से अधिक संतान नहीं हो सकती थी, उसकी एक सीमा थी। 1995 में ये कानून लागू हुआ था। उसका रीजन ये था कि उस समय राजस्थान की जो है वो कुल प्रजनन दर 3.6 के आसपास थी, और अब राजस्थान की कुल प्रजनन दर जो है वो दोस्तों जो कम होकर लगभग आपके यहाँ पर 2 के आसपास हो गई। तो जनसंख्या नियंत्रण तो हो ही गया। तो जनसंख्या नियंत्रण हो गया तो अब सरपंच नियंत्रण मत करो, अब ओपन फेयर, एकदम फेयर इलेक्शन कि आओ भाई साहब, एकदम ओपन है। अब ना कोई जो शिक्षा से संबंधित फाउंडेशन है, ना ही कोई जो बच्चों से संबंधित फाउंडेशन है, चुनाव लड़ो एकदम बढ़िया तरीका। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को वैसे भी हम प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए स्पेशली पंचायती राज अधिनियम जो 1994 है उसकी तो धारा 19, और नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसकी धारा 24, उसकी धारा जो है वो दोस्तों 24 में परिवर्तन किया गया है। उसकी धारा जो है वो दोस्तों क्या 24 में परिवर्तन किया गया है, और जो 2 बच्चे वाला रूल था वो जो है वो दोस्तों चेंज कर दिया गया। एनर्जी ले आओ, ये दपा लिया। सही तो स्पीड है, सही एनर्जी है, तुम चाहते क्या हो? फिर बाद में रेल बनाओगे मेरी? यार गजब आदमी हो, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आज धीरे 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 धीरे, नहीं फिर बाद में दिमाग में नहीं बैठेगा। आधे घंटे क्लास जल्दी कर लोगे तो क्या करोगे? जाके रील ही तो देखोगे, और मैं भी जाके रील ही देखूंगा। तो बढ़िया है ना, अपन पढ़ लेते हैं। ये पढ़ा था अपन ने, इससे संबंधित एक छोटा वीडियो बनाया था मैंने शॉर्ट, उसमें ये चर्चा हुई थी हमारी। पंचायती राज अधिनियम 1994 है, उसकी धारा 19, नगर पालिका अधिनियम 2009 है, उसकी धारा 24 के तहत जो 2 चाइल्ड पॉलिसी जो आपके यहाँ पर 1995 से भैरू सिंह जी ने जो लागू किया था, उसको अब जो है वो दोस्तों जो है वो
राहत दे दी गई, आराम से चुनाव लड़ो। उसके साथ साथ कुष्ठ रोग पीड़ित भी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। पहले इसे खतरनाक रोग की श्रेणी में रखा गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है वो दोस्तों हटा दिया है। अब कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। उसके अलावा एक लास्ट आपका जो विधेयक है वो क्या है, राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय विश्वविद्यालय अजमेर, इससे संबंधित एक शॉर्ट वीडियो आया था। अगर तुम ऐसे शॉर्ट वीडियो पर देखते रहो ना, अगर दिन के 30, तो मैं तुम्हारा आधा काम तो उसमें पूरा कर दूं। याद आ रहा है कुछ कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय पहले से जोधपुर में है, राजस्थान अपना एक नया आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो स्थापित करने वाला है, जो कि अजमेर में स्थापित होगा, जो आपके यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर से लग के पास ही जो है वो दोस्तों 12 हेक्टेयर के आसपास जो क्षेत्र हमने आवंटित किया अजमेर के अंदर होगा। याद आ रहा है कुछ 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे संचालन के लिए, फिर 2 करोड़ और लगेंगे, फिर स्थापना में 25 करोड़ रुपए लगेंगे। याद है कुछ? बहुत बढ़िया, याद रखें दोस्तों। जोधपुर में पहले से सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, अब ये राजस्थान का दूसरा सरकारी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होगी। अजमेर में पहले से ही आयुर्वेद निदेशालय स्थित है। दयानंद महर्षि जो विश्वविद्यालय है उसी के पास जो है वो दोस्तों हम लगभग 25 करोड़ की लागत से इसे बढ़ाने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ये नीति विधेयक का मामला तो खत्म, और तुम्हारी मर्जी। याद करो भाई, क्या याद करना है, आओ डेट वाइज याद करें। कौन कौन सा याद है तुम्हें देखते हैं। 5 मार्च को कौन कौन सा याद है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि किस किस को जो है वो याद है। देखो, एक तो 5 मार्च को जो है वो जन विश्वास, सबसे पहले इससे चालू करो। जन विश्वास, सबसे पहले जन विश्वास विधेयक हमारे यहाँ पर जो है वो दोस्तों जो है वो पारित हो गया। जन विश्वास विधेयक याद रख लेना 2026। 5 मार्च को ही वाणिज्यिक, कौन सा दोस्तों आपके यहाँ पर, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो है वो आपके यहाँ पे अधिष्ठान जो आपके हैं उनसे संबंधित पारित हो गया। फिर बात करते हैं आगे। फिर बात आती है 6 मार्च की। 6 मार्च को अगर स्पेशली अगर आप लोग देखेंगे तो विक्षुब्ध क्षेत्र विधेयक, पारित हुआ। उसके बाद में 7 ने छुट्टी रख लिया पा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आप देखेंगे स्पेशली आपके यहाँ पर तो 8 मार्च को या 9 मार्च को एक और मिलेगा आपको। 5 मार्च, 6 मार्च, हाँ 10 मार्च को खेल कूद था। 9 मार्च, को आयुर्वेद विश्वविद्यालय। अजमेर। फिर 10 मार्च को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आमेर जयपुर। और 10 मार्च को नगर पालिका एवं पंचायती राज में संशोधन। ये आपके धारा 24, ये आपके धारा 19। ये किस किस के दिमाग में बैठे, मोटा मोटी थोड़े थोड़े डेट याद करने की कोशिश करना, मिलान करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से यही है। 5 मार्च, 10 मार्च चुनाव से संबंधित, 9 मार्च आयुर्वेद, 10 मार्च, ठीक लगभग याद करने को। ये किस 18 मार्च को सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। 18 मार्च को सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, याद करो साथ के साथ ही।
18 मार्च को सेमीकंडक्टर पॉलिसी है ही। वही बैठ रहे हैं, इनके बारे में कुछ ही पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए, कुछ तो पूछ ले तो नहीं पता हो। फिर लगभग 11 के आसपास एक्ट में हमने संशोधन किए हैं। यहाँ हमने अब 10 आवर 48 आवर, लगातार 6 आवर, ओवर टाइम 144 आवर, न्यूनतम उम्र आपको पता ही है। यहाँ हमने स्पेशली जो है वो 1 से 3 वर्ष तक विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित हो सकता है ना। उसके साथ साथ जिला प्रशासन से पूर्वानुमति लेंगे, बेचने से पहले बाजार दर से ऊपर ही बेचा जाए, सहमति से बेचा जाए, और डेमोग्राफी पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, इसलिए 3 माह के अंदर जो है वो एसडीएम साहब अनुमति दे देंगे। ये ठीक है। 25 करोड़, ये लगभग 101 करोड़ आने वाले टाइम में संभाग स्तर पर, आने वाले टाइम में संभाग स्तर पर जो है वो कॉलेज खोलेंगे। और 18 मार्च की सेमीकंडक्टर पॉलिसी याद ही है तुम्हें। चलें क्या? सब कुशल मंगल? क्लियर है? अलग अलग सेगमेंट के विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम आगे जून जुलाई में है उनके लिए स्पेशल करंट अफेयर की किताब ज़रूर आएगी, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार आप कर लीजिए, है ना। तो एक बार इंतज़ार कर लीजिए, हम आपके लिए बना के ज़रूर फर्स्ट ग्रेड एलडीसी सभी को जो बना के देंगे। एक बार थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। हाँ करवाएंगे, सबके करंट में करवा ही रहा हूँ, किताब आएगी तो वो मैं अलग से नहीं करवाऊँगा। बता दिया था ना गुजर साहब उसके बारे में टेलीग्राम पे, 1-2 दिन टेलीग्राम पे चल जाएगा प्रोग्राम, उसके बाद में आप लोगों को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। राधे 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 राधे। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। चले आगे, आ जाओ, चलो चलो चलो, करो अच्छे से। एक चीज़ बता देता हूँ, जो बच्चे स्पेशली आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान और इंडियन इकोनॉमी की हमने स्पेशल बुक निकाली है, जो प्री और मेंस दोनों के सिलेबस पर आधारित होंगी। पेज जरूर दोनों के मिला के लगभग 500 के आसपास, 550 के आसपास पेज हो जाएंगे दोनों के, पर दोनों किताबें हमने स्पेशली आप लोगों के लिए निकाली हैं। मेंस ओरिएंटेड बुक्स हैं, कंप्लीट पैकेज है। ये था कि सर इकोनॉमी जो 60-70 नंबर का मामला, उसके लिए प्रॉपर एक बुक नहीं है, तो वो मैंने आपकी जो है वो मांग पूरी कर दी है। अब आप लोग जो भी स्पेशली आरएस को टारगेट करके पढ़ रहा है वह विद्यार्थी ये बुक ला सकता है। इकोनॉमी की दोनों बुक जो है वो आरएस की प्री प्लस मेंस दोनों के सिलेबस को जो है वो कवर करता है। ठीक है, अब चले आगे। अब पुरस्कार और सम्मान की तरफ चलते हैं और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम राजस्थान के मार्च 2026 में जितने भी पुरस्कार रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लगभग 8-9 महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिनको याद करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद में हम आर्थिक प्रदर्शन की तरफ चलेंगे और फिर कुछ फेस्टिवल्स हम लोग देखेंगे। अगर पुरस्कारों में सबसे पहला पुरस्कार देखा जाए तो जल प्रबंधन के लिए हमें राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया गया है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये पुरस्कार दिया किसने है और लिया किसने है।
और किसके लिए दिया गया है, ये तीनों चीज महत्वपूर्ण है। पिछले 2 साल में थोड़ा सा क्वेश्चन हटके पूछा गया है कि किसने प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया, तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। राज्य को भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना को समयबद्ध रूप से सफलतापूर्वक लागू करने के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। समझिए आप लोग, किसके लिए मिला है ये पुरस्कार? हमारे यहाँ पर यह पुरस्कार स्पेशली जो है वो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो यह पुरस्कार जो है वो किसके लिए था? वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना को, किसकी? वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रथम गणना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, जल शक्ति मंत्रालय ने दिया है। और दोस्तों ये याद रखना, रवि सोलंकी जी ने जो है वो प्राप्त किया है, मुख्य अभियंता रवि सोलंकी जी ने जो है वो प्राप्त किया है। आई बात समझ में? जल प्रबंधन में नेशनल अवार्ड हमें जो है वो दिया गया है, याद रख लेना भाई। हाँ, कहाँ दिया गया? 23 मार्च को जो है वो स्पेशली आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर पुरस्कार सम्मान समारोह, वहाँ दिया गया। सफलता का आधार क्या है? हम राज्य के अंदर जो है वो दोस्तों सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित आंकड़े संग्रहण में, सत्यापन में, निर्धारित समय सीमा पर पोर्टल पे हमने अपलोड किए। इन सारे काम के लिए हमें जो है वो दोस्तों जो गणना थी उसके लिए अवार्ड दिया गया है। राजस्थान में इन गणना के लिए नोडल विभाग कौन सा था? जल संसाधन विभाग जो है वो दोस्तों नोडल विभाग था। और निदेशक जो आपके यहाँ नहर जयपुर को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था कि आप गणना करवाओ, ये क्या करवाओ? गणना करवाओ। अब मैं धीरे धीरे क्यों चल रहा हूँ, सही सोच रहे सर, पहले तो इतने अवार्ड मिलते थे, पहले तो हम यही देखते थे कि हमें जो वो जल प्रबंधन में अवार्ड मिला है, फिर हम जल्दी चल लेते। भाई भरोसा नहीं है जी इनका, पूछेंगे कौन से मंत्रालय ने दिया है, राजस्थान के कौन से विभाग ने लिया है, कौन मुख्य अधिकारी था, किसने प्राप्त किया जी, किस काम के लिए दिया है। कल सुबह 7 बजे से, सीनू जी, कल सुबह 7 बजे से, ठीक है, तैयार है ना? कल सुबह 7 बजे। अब एक बार कॉपी पेस्ट मत करो, मुझे पता है सभी बैचेज में मेरे कुछ सब्जेक्ट जो है वो करवाने होते हैं। इतने दिन में PSI RS में लगा हुआ था, फर्स्ट ग्रेड वालों को करवाया, सेकंड ग्रेड वालों को कुछ टॉपिक बाकी है, LDC वालों की 5-7 टॉपिक है जो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीक। अब मैं मेंस वालों की क्लास मेरी चालू करनी है, तो एक साथ सभी बैचेज में मैं नहीं हो सकता, धीरे धीरे करवाऊंगा। अब आपके बैच की बारी यही, आगामी 10 से 12 दिन आपके बैच को ही पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? वर्तमान में और क्या गणनाएं चल रही हैं जी? लघु सिंचाई की 7वीं गणना चल रही है, जल निकायों की 2री गणना चल रही है, झरनों की 1ली गणना चल रही है, बहुत सारी गणनाएं चल रही हैं। वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना की तो 1ली गणना चल ही रही है, उसके साथ साथ लघु सिंचाई योजना की 7वीं गणना चल रही है, जल निकायों की 2री गणना चल रही है, झरनों की 1ली गणना चल रही है। अपने को क्या करना? अपने को बस इतना सा याद रखना चाहिए कि राजस्थान को जो है वो वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना को समयबद्ध रूप से सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है, रवि सोलंकी जी लेकर आए हैं, ये बात है जी। अब आगे बात, इससे पहले मैं 3rd पुरस्कार मिला था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, जल संचय जन भागीदारी के अंदर, बहुत बढ़िया। उसके बाद में बात करते हैं सरपंच कुसुम सिंह जी के बारे में, याद रखना भाई, सरपंच कुसुम सिंह जी के बारे में मैंने आपको कुछ याद करवाया था जब हम लोग बात कर रहे थे 15 अगस्त 2025, जब हमारे यहाँ से लगभग जो है वो स्वतंत्रता दिवस पर 5 महत्वपूर्ण, शायद 5 महिला सरपंच गए थे। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? नहीं आ रहा तो याद करो। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण महिला सरपंच है जिनका नाम है कुसुम सिंह, और इन्हें महिला बीकन लीडर नेशनल अवार्ड दिया गया है। यह डीग जिले की रार ग्राम पंचायत की सरपंच है, जिन्हें राष्ट्रीय सम्मेलन में
महिला बीकन लीडर पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने अपनी पूरी की पूरी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत जो है वो दोस्तों किया है। याद रखें, यह पुरस्कार अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के अंतर्गत प्रदान किया गया। कुसुम सिंह जी को यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और राज्य मंत्री जो है वो दोस्तों बघेल साहब के द्वारा दिया गया। इन्होंने अपनी जो डी के अंदर रार ग्राम पंचायत है उसके अंदर इन्होंने इतने नवाचार किए कि ग्राम पंचायत महिला हितैषी पंचायत के रूप में विकसित की गई है। महिला सशक्तिकरण, जन कल्याणकारी योजनाओं के लागू करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो दोस्तों इस ग्राम पंचायत की सरपंच कुसुम सिंह जी को जो है वो महिला बीकन लीडर पुरस्कार दिया गया है। याद रख लेना भाई, कर लो ये श्योर। सरपंच कुसुम सिंह जी, डीग जिला, ग्राम पंचायत रार, याद रखें। उसके साथ साथ महिला बीकन पुरस्कार किस चीज के लिए, ये मैंने आपको बताया कि इन्होंने पंचायत को पहले डिजिटल रूप से सक्षम ग्राम पंचायत बनाया, ओडीएफ घोषित करवाया, हर घर जल प्रमाणित पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के तहत यहाँ पे ई लाइब्रेरी, ओपन जिम, सब कुछ इन्होंने काम करवाया। तो राजस्थान की एकमात्र महिला सरपंच, याद रखें दोस्तों आपके यहाँ कुसुम सिंह जी। क्या याद रखना है? कुसुम सिंह जी को याद रख लोगे। महिला बीकन लीडर पुरस्कार रार ग्राम पंचायत डीग कुसुम सिंह जी को यह अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। करें पुरस्कार 5-7 इंपॉर्टेंट है और इन पुरस्कारों को हम पढ़ लेंगे। एक हमें वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना में जल संसाधन मंत्रालय ने जो है वो दोस्तों रवि सोलंकी जी पुरस्कार लेकर आए। एक पंचायती राज का पुरस्कार कुसुम सिंह जी को मिल गया। एक आपके यहाँ पे मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया भाई। ये पुरस्कार प्रभा खेतान फाउंडेशन और आपके यहाँ पे WWF इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। जयपुर के अंदर ITC राजपूताना जो होटल है वहाँ आयोजित किया गया। उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है जिन लोगों ने जो है वो दोस्तों स्पेशली किस में काम किया है, वन्य जीव संरक्षण में, मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन में जिन्होंने अच्छा काम किया है उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। याद रह जाएगा, क्लियर। ये पुरस्कार किस किस को मिला है, ये पुरस्कार के बारे में अगर हम स्पेशली बात करें, मछली पुरस्कार किनको मिला है, फिर हम जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार और पढ़ेंगे। मछली पुरस्कार उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम है जिसमें सीताराम जी है, अजीत सिंह जी है, जितेंद्र सिंह जी है, द्वारका प्रसाद जी है, अशोक नारायण जी है। इन सब लोगों को रेस्क्यू और सुरक्षित स्थानांतरण के लिए सम्मानित किया गया है। टीम को, उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को मछली पुरस्कार दिया गया है। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को जिसके अंदर सीताराम जी है, अजीत जी है, जितेंद्र जी है, द्वारका जी है और अशोक जी है। हो सकता है क्वेश्चन में, वैसे इस स्तर पे तो नहीं जाएंगे ये निम्न में से कौन नहीं है उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम में, लेकिन मिलान करवा सकते हैं किसको मिला है, उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को मिला है या जोधपुर की मिला है, ये याद रखें। अब यहाँ पे वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार 2 लोगों को दिए गए। एक हनुमानगढ़ जिले के अनिल विश्नोई जी हैं, हनुमानगढ़ जिले के अनिल विश्नोई जी हैं। इन्हें जो है वो काले हिरण जो है उनके संरक्षण के लिए दिया गया है कि इन्होंने लगभग पिछले 35 वर्षों में 10,000 से अधिक हिरणों की जान बचाई है, 60 से अधिक जलाशयों का निर्माण करवाया है और लगभग 300 से अधिक मुकदमे इन्होंने शिकारियों के विरुद्ध किए। अनिल विश्नोई जी हनुमानगढ़ जिले के अनिल विश्नोई जी हैं। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार किस चीज के, मछली पुरस्कार रेस्क्यू टीम उदयपुर। अनिल विश्नोई जी जिन्होंने 10,000 जो है वो हिरणों की जान बचाई है, 60 जलाशय बनाए हैं और उसके साथ साथ शिकारियों पे 300 के आसपास मुकदमे किए हैं। उसके अलावा दर्शन कुमार मेनारिया जी सेमी पुरस्कार है, वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। एक पुरस्कार जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर वन्य जीव के लिए और एक पुरस्कार वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार उदयपुर के दर्शन कुमार मेनारिया जी को दिया गया है। इन्होंने मेनार गांव, मेनार और खिंचन याद आ रहा है आप लोगों को, मेनार है और खिंचन अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो हमारी जो है वो वेटलैंड
रामसर साइट, हाँ। तो मैनार गांव को वैश्विक स्तर पर बर्ड विलेज के रूप में स्थापित किया और पक्षी के संरक्षण के लिए इन्हें जैव वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार दर्शन कुमार मैनारिया जी, याद रख लेना। अनिल बिश्नोई जी हनुमानगढ़, उन्हें आप जरूर याद रखें, उन्हें काले हिरण के संरक्षण के लिए। दर्शन कुमार जी मैनारिया मैनार के उदयपुर के, इन्हें पक्षी संरक्षण के लिए। वन्य प्राणी पुरस्कार है भैया, वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार है, वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। उसके अलावा ये दो अलग अलग, ये दोनों पुरस्कार जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कैटेगरी, अगर हम नाम देखेंगे तो आपके यहाँ पर कार्य क्षेत्र दोनों का अलग अलग है। जैसे अनिल बिश्नोई जी जो है वो काले हिरण का संरक्षण कर रहे हैं, और ये जो है वो दोस्तों पक्षियों के संरक्षण के लिए। आज आगे बात समझ में नहीं बोलोगे, प्रश्न आ जाए तो। और फिर कुछ अन्य भी है, जैसे सरोज कंवर जी हैं जो रामगढ़ विजदारी टाइगर रिजर्व में उन्होंने अच्छा काम किया है। अनीता कुमारी जी हैं जिन्होंने शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर वन्य जीवों का बचाव किया है। रामलाल गुज्जर साहब है केला देवी अभ्यारण्य के अंदर अवैध शिकार और वन कटाई को रोकने के लिए। अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया, पर सबसे इंपॉर्टेंट अनिल जी और दर्शन कुमार जी, याद कर लोगे। क्लास कब से चल रही है? 8 बजे से चल रही है। चलें अगले पुरस्कार की तरफ, 3-4 ही तो बचे हैं। तो एक पर्यावरण का पढ़ लिया, एक जल संरक्षण का नेशनल अवार्ड देख लिया, एक पंचायती राज का अवार्ड देख लिया। कुसुम जी को डीग रार ग्राम पंचायत, महिला हितैषी पंचायत है ना, महिला बीकन अवार्ड, बीकन लिडन अवार्ड, ये हमें मिल गया, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे चले। हाँ, उसके अलावा अनिल बिश्नोई जी और दर्शन कुमार मैनारिया जी, कौन? प्रभा खेतान फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस बार आयोजन किया गया मछली पुरस्कार उदयपुर की रेस्क्यू टीम को, और वन्य जीव प्राणी मित्र पुरस्कार अनिल बिश्नोई और दर्शन कुमार मैनारिया जी। अन्य लोग ही हैं, इनको भी आप देख लेना। उसके अलावा स्टेट गैस लिमिटेड को डायमंड अवार्ड मिला है, याद आ रहा है कुछ? राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है स्टेट गैस लिमिटेड, याद आ रहा है? जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ हमने बनाया था। राजस्थान अब अपनी सिटी गैस वितरण प्रणाली भी लेकर आई, जो मैंने पॉलिसी आपको अलग से पढ़ाई, याद आ रहा है कुछ? सिटी गैस पॉलिसी भी राजस्थान जो है वो दोस्तों अपनी लेकर आ चुका है। 16 जुलाई 2025 के आसपास ये अवार्ड मिला है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को डायमंड अवार्ड दिया गया है हाल ही में। स्टेट गैस लिमिटेड राजस्थान सरकार और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, जो कि पिछले साल ही स्थापित हुआ। इन्हें डायमंड अवार्ड दिया गया। किस चीज़ के लिए ये अवार्ड, किस कैटेगरी में दिया गया इन्हें? ये अवार्ड जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर स्पेशली अगर देखेंगे तो स्मार्ट ग्रिड फोरम द्वारा दिया गया है। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, और मुख्य काम जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर सिटी गैस वितरण में नवाचार के लिए, स्मार्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके आने वाले टाइम में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो घर में पाइप से पहुंचाओ, जो पीएनजी पढ़ते थे ना, पाइप नेचुरल गैस, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर पाइप से पहुंचाओ, इन सब के लिए बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो दोस्तों आपके गैस रिकॉन्सिलेशन या जो है वो दोस्तों लॉस अनअकाउंटेड फॉर गैस, इन प्रोजेक्ट के माध्यम से डेटा मैनेजमेंट अच्छा किया, सब कुछ काम अच्छा किया, इसलिए डायमंड अवार्ड मिला है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और जो बढ़िया तरीके से गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायमंड अवार्ड दिया गया राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को। डायमंड अवार्ड दिया गया राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को। क्लियर? श्योर? चले। राजस्थान सिटी गैस वितरण प्रणाली याद कर लेना। राजस्थान सिटी गैस वितरण प्रणाली मैंने अलग से पढ़ाई हुई है, 16 जुलाई 2025 की है, 31 मार्च 2029 तक रहेगी। सिटी गैस वितरण प्रणाली में हम पाइप्ड नेचुरल गैस के माध्यम से कमर्शियल कनेक्शन और डोमेस्टिक कनेक्शन दोनों को टारगेट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में सिलेंडर के माध्यम से गैस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, पाइप के माध्यम से होगा, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं।
चले आ जाओ। अब दो महत्वपूर्ण अवार्ड और हैं, आगे बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण अवार्ड है यहाँ पर स्पेशली प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो हमारे यहाँ चल रहा था उसका राज्य स्तरीय पुरस्कार। ध्यान से देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान जो आपके यहाँ पर राज्य स्तरीय पुरस्कार जो दिया गया है, जिसमें कौन कौन से हॉस्पिटल ने अच्छा काम किया सुरक्षित मातृत्व में, किन किन चिकित्सकों ने, जिला हॉस्पिटल ने, किन्होंने अच्छा काम किया, उसके लिए जो है वो दोस्तों जो अगर हम बात करें, ये पुरस्कारों का आयोजन किया गया जयपुर में, जहाँ पर जो नेशनल हेल्थ मिशन के अतिरिक्त निदेशक जो है वो शुभ मंगला जी ने पुरस्कार प्रदान किए। सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रूप में 1 नंबर पर भीनमाल का CHC रहा है। अगर कोई पूछे राजकीय चिकित्सा संस्थान श्रेणी में 1 नंबर पे कौन रहा है भाई, 1 नंबर पर जो दोस्तों भीनमाल रहा है। कौन रहा है? भीनमाल रहा है। निजी चिकित्सक श्रेणी के अंदर प्रसव पूर्व जांच में उत्कृष्टता के लिए चिकित्सकों को दिया गया है, तो डॉक्टर रंजना गुप्ता रही हैं कोटा से, निजी चिकित्सक श्रेणी में, याद रख लेना, ठीक है। जिलों के अंदर देखें तो सबसे बेहतर हाई प्रायोरिटी वाले जिलों में अच्छा काम किया है उदयपुर में, और गैर उच्च प्राथमिकता में काम किया है जयपुर में, पर उच्च प्राथमिकता में उदयपुर ने अच्छा काम किया। याद आ जाएगा? क्या याद करना है? 4 महत्वपूर्ण अवार्ड याद करने। मुख्यमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के स्टेट लेवल अवार्ड दिए गए हैं। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को मिलता है जो कि भीनमाल को मिल गया, एक डॉक्टर को मिलता है जो कि रंजना गुप्ता को मिल गया, एक जिले को मिलता है प्रायोरिटी या नॉन प्रायोरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट में, तो प्रायोरिटी में उदयपुर, नॉन प्रायोरिटी में जयपुर को मिल गया। स्पेशल योगदान के लिए जो सम्मानित किसे किया गया, जपाईगो की जो स्टेट टीम है उसको सम्मानित किया गया। इनके योगदान से पिंक पखवाड़ा अभियान हमने जो है वो दोस्तों और आयरन इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की थी, ठीक है। इनको भी जो अलग से जो सम्मानित किया गया, लेकिन रंजना गुप्ता उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर भीनमाल का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उदयपुर और जयपुर स्टेट लेवल अवार्ड सुरक्षित मातृत्व के लिए दिए गए। उसके अलावा अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में जयपुर जिला 1 नंबर पर आया है। अब देखो ऐसे पोस्टर आया तो भाई पढ़ लेना चाहिए, पोस्टर आया तो पढ़ लेना चाहिए। वैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जयपुर, और चीज़ों में भी अच्छा है जयपुर। अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन में भी जिले पूरे राज्य के अंदर जो है वो 1 नंबर पर हैं। उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट एवं रिमूवल ऑफ GVP में भी 100%, पंच गौरव योजना में भी जयपुर जो है वो दोस्तों 1 नंबर पे है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में भी वह प्रथम स्थान पर रहा है। क्या रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। पूछ लेंगे अब, केवल यही नहीं पूछेंगे, पूरी योजना पूछ लेंगे। अब तुम सोचो योजना कराओ, तो योजना मैंने तो एक बार करवा दी, बार बार नहीं कराऊं भाई। जाके 10 मिनट में पढ़ लेना ये योजना क्या। अभी बस इतना ही बताऊंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो गरीबी मुक्त गांव योजना है उसमें 1 नंबर पर जयपुर जिला रहा है। उसमें 1 नंबर पे कौन रहा है? जयपुर जिला रहा है, याद रह जाएगा। उसके अलावा जयपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन में 100% हाँ, कलेक्शन के अंदर गार्बेज वुलनेबल पॉइंट का निर्माण, आयुष्मान भारत इनके अंदर प्रथम स्थान पर रहा है। और में भी रहा है, लेकिन चलो ठीक है, मेन याद वैसे तो मिलान करवा लेंगे इन 3 योजनाओं का। SBM अर्बन में अच्छा काम किया, गरीबी मुक्त गांव में अच्छा काम किया, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन में भी अच्छा काम किया, ठीक है। पढ़ लेना भाई। अब आ जाओ, अवार्ड कंप्लीट करते हैं। और अवार्ड में 2-4 चीज़ें और हैं। जैसे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कई सारे अपार्टमेंट बनाता है ना, तो ऐसे एक समृद्धि अपार्टमेंट बनाया है हाउसिंग बोर्ड ने। और समृद्धि अपार्टमेंट अगर आपको याद आ रहा हो तो हाउसिंग बोर्ड वालों ने बनाया था अपने यहाँ पे जयपुर में। तो उस समृद्धि अपार्टमेंट योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच
गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इको सर्वे में जब आप देखेंगे ना तो आपको समृद्धि अपार्टमेंट अलग से दिखेगा। आर्थिक समीक्षा में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये जो है वो अलग से शो होगा। तो कल को कोई पूछ ले, बहुत सारे जैसे बड़ली योजना चल रही है जोधपुर में, बहुत सारे अपार्टमेंट चल रहे हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के समृद्धि अपार्टमेंट योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। याद रखें दोस्तों आपके यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री है मिथ्स सराउंडिंग किडनी डोनेशन, ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है इसे जो है वो जयपुर के अभिनेता एवं फिल्म निर्माता राहुल सूद की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, और इसे जो है वो दोस्तों बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यह वरदान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था 2026 में, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं कई, उनमें ये जो वो दोस्तों अवार्ड दिया गया। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म पुरस्कार जिसमें 51,000 रुपये मिले, ठीक है, वरदान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होते हैं, लेकिन हमारे से संबंधित है, किडनी डोनेशन से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री थी, राहुल सूद की एक डॉक्यूमेंट्री थी मिथ्स सराउंडिंग किडनी डोनेशन, उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म श्रेणी के अंदर जो प्रथम पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? प्रथम पुरस्कार दिया गया, याद रह जाएगा। बढ़िया है जी। एक जितेंद्र शर्मा जी को वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड भी दिया गया। जयपुर के मॉडल एवं अभिनेता है जितेंद्र शर्मा जी, इन्हें भी जो है वो दोस्तों ये सनातन संस्कृति को वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए अवार्ड दिया गया है। और जल जीवन मिशन जो 2.0 उसके तहत MOU करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। ये बात है जी। हाँ, साइड में से कुछ कट रहा है ना, एक मिनट रुकना, प्रॉपर नहीं दिख रहा आपको शायद, ज्यादा मन चलाना भी को नहीं हुआ। एक सेकंड रुको। इतना काम चाल जी मेरे सब काल न उग चुक हो जाए। अब ठीक देख रहा है, कल सेट करवाएंगे इस बोर्ड को। एक दो बटन समझ में आया जो को दबा दियो मैं। ये पुरस्कार है हमें। अब आर्थिक परिदृश्य, फिर आयोजन, जोश रखो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। चलो कंप्लीट करते हैं इसको। इको सर्वे के क्वेश्चन चालू करवा दूं क्या? आर्थिक परिदृश्य, ये पुरस्कार है, पुरस्कार समझ में आ गए। अब आर्थिक परिदृश्य की तरफ चलते हैं। आर्थिक समीक्षा के प्रश्न चालू करवा दूंगे अब आप लोगों को। अब तक आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा है? कुछ अवार्ड आपने इंपॉर्टेंट पढ़े जिनमें स्पेशली एक जल से संबंधित था, एक ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित था कुसुम सिंह जी का अवार्ड, एक वन्य जीव से संबंधित पुरस्कार था, एक सुरक्षित मातृत्व संबंधित स्टेट लेवल का पुरस्कार था, वो आप लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में आप लोगों ने जो छोटे मोटे अवार्ड जो डॉक्यूमेंट्री के लिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन और इनका जो है वो आपने जो पढ़ा। उसके अलावा आप लोगों ने एक नीति पढ़ी, विधेयक के रूप में आपने स्पेशली जन विश्वास विधेयक पढ़ा और दुकान वाला विधेयक पढ़ा, ठीक है। एक विक्षुब्ध क्षेत्र वाला विधेयक पढ़ा, एक अजमेर वाला विधेयक पढ़ा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी,
एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का विधेयक पढ़ा और एक पंचायती राज और नगर पालिका में संशोधन विधेयक पढ़ा। आगामी समय में हम स्पेशली आप लोगों के लिए मैं आपको एक टास्क दूंगा, एक सीरीज और चालू करेंगे, एक एमसीक्यू सीरीज चालू करेंगे, है ना। एक एमसीक्यू सीरीज चालू की जाएगी, क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आप लोगों को। थ्योरी पढ़ पढ़ के तुम अब थक गए, खूब कर ले, प्रैक्टिस जरूरी है। टाइम से चालू करेंगे, पर जो भी आपका आर्थिक समीक्षा है ना, इसके जितने चैप्टर हैं ना इको सर्वे के, पहले बता देंगे आपको कि भाई ये क्लास देख लो, इको सर्वे के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, इको सर्वे के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, 1 से लेकर 13 चैप्टर हैं उनके सारे क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपके बजट के क्वेश्चन। अब ज्यादा पुराने से तो स्टार्ट नहीं करूं, जनवरी से करंट अफेयर के क्वेश्चन, क्लास, पीडीएफ सब कुछ आपके पास है जनवरी से। जैसे जनवरी राजस्थान के, फरवरी राजस्थान के, आपके जो है वो मार्च के, अप्रैल के, ये एक सीरीज और चालू करेंगे। अभी कर देंगे लगभग 20-22 तारीख के आसपास, ताकि थोड़ा और प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आप लोगों की। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आर्थिक परिदृश्य के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं जहां से प्रश्न आ सकता है। एक तो नागौरी पान मेथी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नागौरी पान मेथी को सामुदायिक किसान किस्म के रूप में ऐतिहासिक पहचान मिली है। नागौर जिले की जो नागौरी पान मेथी है, इसे भारत सरकार का जो पादप किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा एक कम्युनिटी फार्मर्स वैरायटी के रूप में रजिस्टर्ड किया है इसे। अब इसका जो है वो अलग से कोई व्यक्ति जो मिसयूज नहीं कर सकता। नागौरी पान मेथी के नाम से अभी चल रहा है जीआई टैग के लिए भी। अश्वगंधा को तो हाल में मिला ही था, सांगरी का भी अप्लाई है, मैंने वो उसमें अपडेट करवा दिया था अगर आपको याद आ रहा हो तो। और इसे भी जो है वो नागौरी पान मेथी, नागौरी पान मेथी को सामुदायिक किसान किस्म के रूप में रजिस्टर्ड किया। क्या फायदा होगा इससे? पौधा किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत जो है वो नागौरी पान मेथी को जो है वो विश्व का पहला विशिष्ट बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण प्राप्त हुआ है। याद रखें, अब इस किस्म के नाम, बीज या उत्पाद का कोई अनऑथराइज्ड उपयोग कोई भी व्यक्ति या संस्था नहीं कर पाएगी। नागौर का है वही करो। बायोपायरेसी पर रोक लगेगी, है ना। तो एक इसको सामुदायिक स्वामित्व दिया गया है। इस किस्म का कानूनी स्वामित्व नागौर के किसान समुदाय को दिया जाएगा। ऐसे नहीं जालोर का कोई आदमी नागौरी पान मेथी नाम से ब्रांड चला देने। ये नागौर के लोगों का वैधानिक हक है। मुंडवा पंचायत समिति की प्रधान एवं महिला किसान गीता देवी द्वारा इस पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यह उपलब्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, याद रखें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के दौरान प्राप्त हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रख लेना। आपके यहाँ पर मुंडवा के जो प्रधान हैं उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। सामुदायिक किस्म का दर्जा दिया गया 2001 के एक्ट के तहत। कम्युनिटी फार्मर वैरायटी, ये आएगा स्टेटमेंट जरूर। कौन देता है? भारत सरकार देती है। कौन देता है? भारत सरकार में पादप किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अथॉरिटी देती है। क्या फायदा होगा इससे? अब कोई दूसरा व्यक्ति इस ब्रांड से ना इसके बीज ना इसी प्रोडक्ट को बेच पाएगा। इसके ऊपर जो है वो कम्युनिटी फार्मर्स वैरायटी के रूप में रजिस्टर्ड होने का मतलब है सामुदायिक स्वामित्व है नागौर के लोगों के पास। डन, एक ये याद रख लेना। दूसरा आप लोग याद रखें, 26 मार्च को हमारे यहाँ कुसुम योजना के तहत, है ना, वैसे भी नागौरी पान मेथी भारतीय मसाला बोर्ड की 53वें मसाले के रूप में इसे शामिल कर लिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में जीआई टैग में मिल ही जाएगा। नागौरी पान मेथी पे हमने पहले भी चर्चा की हुई है। एक है ना, रामनवमी के दिन हमारे यहाँ पर जो है वो 12 लगभग जो है सौर ऊर्जा परियोजनाएं कुसुम योजना के तहत जो है वो प्लांट लगाए गए। तो कोई कल को प्रश्न पूछ ले कि हाल ही में रामनवमी के दिन राजस्थान में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कितने सोलर प्लांट लगाए गए? जी 12 प्लांट लगाए गए,
है ना, हर डिस्कॉम के 3-3, नहीं हर डिस्कॉम के जो है वो दोस्तों आपके 4-4 प्लांट, हर डिस्कॉम के 4-4, 4 जयपुर विद्युत वितरण निगम, 4 आपका जो है वो अजमेर, उसके बाद में जयपुर और 4 जोधपुर के, टोटल 12। और ये 12 कितने के होंगे दोस्तों आपके यहाँ, लगभग 23.60 मेगावाट। कल को कोई पूछ ले तो याद रख लेना, राजस्थान के अंदर स्पेशली 12 सोलर पावर प्लांट कुसुम योजना के तहत तीनों डिस्कॉम ने अपने अपने क्षेत्र में 4-4 लगाए। अब 12 के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखें लगभग 23.60 मेगावाट के हैं और तीनों डिस्कॉम ने 4-4 अपने यहाँ पर लगाए हैं, समान रूप से इन्होंने लगाए हैं, टोटल 12 लगाए हैं, रामनवमी के दिन लगे। याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। कुसुम योजना पे अलग से मैंने डिटेल में चर्चा की हुई है। कंपोनेंट ए में हम प्रथम स्थान पे हैं, कंपोनेंट सी के अंदर दूसरे स्थान पे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा की हुई है। तो आने वाले टाइम में आप लोग जो और अच्छे से देखो। हाँ, एक आपका राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट हमने और स्टार्ट किया, क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट हमने और स्टार्ट किया, राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। इससे क्वेश्चन जब आएगा तो यही पूछा जाएगा निम्न में से कहाँ लागू नहीं किया गया, वो जरूर याद रखना। 22 सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं जो कि 23.6 मेगावाट के हैं, पीएम कुसुम योजना के तहत लगाए गए हैं, और 4 जयपुर में, 4 अजमेर में, 4 जोधपुर डिस्कॉम में, टोटल 12 लगाए गए। बात खत्म। अब आओ इधर ध्यान देते हैं, राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट क्या है। मतलब किसान करे जलवायु अनुकूल खेती तो उसे मिलेगा कार्बन क्रेडिट, और उस क्रेडिट को बेचकर उसे मिलेगा पैसा, उसे मिलेगा पैसा। मतलब जो जो व्यक्ति जलवायु अनुकूल खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे, उन्हें एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट के तहत उन किसानों को कार्बन क्रेडिट मिलेगा और वो उस क्रेडिट को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। मतलब जिन किसानों ने स्पेशली कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए किसानों ने जो खेती की है उन्हें आर्थिक लाभ दिया जाएगा। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट स्कीम चालू की हम लोगों ने, याद कर लेना भाई। भारत सरकार की कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग स्कीम 2023 चल रही है। हमने मार्च में क्या स्टार्ट किया है, एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। मतलब जो जैविक खेती करेगा, जो कार्बन उत्सर्जन में कमी ला रहा है, उस किसान को सरकार ये कह रही है कि तुम्हें कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। तुमने इतनी खेती की, ये तुम्हारा कार्बन क्रेडिट है 10,000 रुपये का, अब तुम ये कार्बन क्रेडिट जो है वो बेचो और अपना जो लाभ कमाओ। याद रखें भाई। तो इसमें कृषि विभाग ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जो है वो दोस्तों IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया है। यह संस्था किसानों को तकनीकी सहयोग देगी, डेटा संग्रहण करेगी, कार्बन क्रेडिट का सत्यापन करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्टार्टिंग में हम 3 ब्लॉक में स्टार्ट कर रहे हैं, बानसूर, महुआ और मालपुरा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही आएगा। एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट योजना, एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट योजना जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर, सर प्लीज इग्नोर मत करो, क्या ही मैसेज कर रहे हो तुम लोग। डट जाओ रे। किसके लिए बता दूं? PTI के लिए। हम मुझे इस संदर्भ में नहीं पता, मैं तो करंट अफेयर सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो तो। बानसूर, महुआ और मालपुरा, 3 को याद कर लो। कार्बन क्रेडिट वो भी एग्रीकल्चर में पायलट प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर रहे हैं। IORA नाम की एक जो संस्था है उसके साथ MOU किया है। जो जितने अच्छी जैविक खेती करेगा, कार्बन उत्सर्जन कम करेगा, उसे कार्बन क्रेडिट मिलेंगे और इससे जो है वो बेचकर आय अर्जित कर सकेगा। जैसे हमने एक ऐसा तंत्र जिसमें कोई किसान या संस्था निर्धारित सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करती है तो उसे क्रेडिट मिलता है जिसे बाजार में बेच सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसान को लगभग जो प्रति हेक्टर जो है वो दोस्तों उसे जो है वो 7 से 24,000 तक का जो है वो इसको आय हो जाएगी उसकी प्रति वर्ष। ठीक है, एक तो पैसा मिल जाएगा
दूसरी सॉइल हेल्थ अच्छी रहेगी, जल संरक्षण रहेगा, खेती में लागत में भी कमी आएगी, सतत कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा, सारे लाभ हो जाएंगे। कार्बन क्रेडिट से तात्पर्य आप जैविक खेती या कम कार्बन उत्सर्जन वाली अगर खेती करते हो तो इस कंडीशन में सरकार आपको प्रति हेक्टर कुछ न कुछ उस कार्बन क्रेडिट को जब आप बाजार में बेचेंगे तो आपको 7,000 से 25,000 के आसपास पैसा मिल जाएगा। और आप वो ऐसी अच्छी खेती करोगे तो मृदा संरक्षण हो जाएगा, जल संरक्षण हो जाएगा, खेती की लागत कम आएगी, सतत कृषि होगी। इससे फायदा है क्या? कार्बन उत्सर्जन में कमी, जैविक खेती को बढ़ावा, आपकी इनकम भी जो है वो दोस्तों जो है वो बढ़िया तरीके से इनकम में स्थिरता। बानसूर, महुआ, मालपुरा याद करो भाई, बानसूर, महुआ और मालपुरा याद करो, याद करो। चले आएंगे। हाँ, उसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या है? और इम्पोर्टेंट भाई साहब ये है, आपके यहाँ भजनलाल जी ने हाल ही के अंदर ईवी गाड़ी आएगी होंडा की जीरो अल्फा, और जीरो अल्फा का अनावरण किया है। जैसे होंडा वालों ने अपना एक जो है वो प्लांट लगा रखा है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो टपुकड़ा में लगा रखा है शायद। हाँ, तो होंडा वालों ने अपना जो है वो अलवर में लगा रखा था, टपुकड़ा के अंदर अपना एक प्लांट लगा रखा है। वहीं पे उन्होंने अपनी एक सबसे शानदार गाड़ी बढ़ाई थी, अमेज, याद आ रहा है? अमेज, होंडा अमेज, अगर आपको थोड़ी थोड़ी याद आ रही हो तो। अब होंडा जैसे ईवी गाड़ियां कर्व चल रही है, हैरियर है, XC9 और ऐसे जो 6 कई गाड़ियां चल रही है ईवी की। आजकल तो क्रेटा भी ईवी में आने लग गया। और ऐसे जो 6 कई गाड़ियां चल रही है ईवी की, आजकल तो क्रेटा भी ईवी में आने लग गया। इंडियन वैसे जितने भी ब्रांड है इन्होंने मजे ले लिए, मारुति सुजुकी, हुंडई, इन वालों की तो हालात खराब कर दी हैं। तो ईवी जो गाड़ियां हैं वो ईवी गाड़ियों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अब होंडा भी करेगा। और होंडा अपनी पहली ईवी कार, अच्छी ईवी कार होंडा जीरो अल्फा के नाम से बनाएगा। तो होंडा जीरो अल्फा जो स्टार्ट की है, जो टपुकड़ा में इनका जो प्लांट लगा हुआ है वहां पे बनेगा। यह पहल राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, ईवी सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए जो है वो दोस्तों किया है। तो कल को कोई पूछ ले, होंडा अमेज पहले बनाई थी, अब ये अल्फा बना रहे, ठीक है? श्योर? चले आएंगे। तो ये याद रख लेना, जीरो अल्फा है, ऐसी सी गाड़ी होगी ये, ऐसी फोटो दिख रही है तुम्हें? ऐसी सी गाड़ी होगी ये, थोड़ी देखना आज जाके। होंडा वालों का ऐसे टपुकड़ा में संयंत्र लग रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से वहीं बनाएंगे। उसके अलावा नमो भारत रेल कॉरिडोर के अंदर भी राजस्थान का कुछ पार्ट आएगा, जो आपके यहाँ पर दिल्ली से गुड़गांव से होते हुए अलवर तक जो नीमराणा बैरोड तक कवर होगा, उसमें कुछ पार्ट आएगा। तो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अब आपकी जो पेंशन है ना, उसको 1450 रुपये कर दिया। गजब बढ़ाए हैं अभी सरकार ने। कितना पैसा कर दिया? 1450 रुपये। क्या कर दिए? 1450 रुपये जो सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच, पेंशन में वृद्धि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए पिछले 2 वर्षों में खूब पेंशन बढ़ाई है। पहले 1250 हुई थी, पहले 1000 थी अगर आपको याद आ रही हो तो, फिर वहाँ से 1150 हुई, फिर 1250 हुई, फिर जनवरी में बजट से पहले 1300 की बात हुई थी, और अब 1450 रुपये प्रति माह। अब ये पोस्टर तो गलत नहीं हो सकता, आप खुद देख लो, DIPR का है। भजनलाल जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि करते हुए 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1450 रुपये कर दी है। 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। वृद्ध जन पेंशन योजना हो, एकल नारी पेंशन योजना हो, विशेष योग्य जन पेंशन योजना हो या लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन योजना हो, सब शामिल है। 1450 रुपये हो गए, याद रख लेना। ये आपका जो पोस्टर है याद रखें। ठीक है, हमारे राजस्व में लगभग 7.10% की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो
स्टाम्प ड्यूटी और इनमें ही है, फिर बाद में खनन विभाग में भी ठीक हुई है, परिवहन विभाग में भी ठीक है। पर डीएलसी दरें बढ़ने से सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो आपके यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री के अंदर इनके अंदर ही हुई है। तो 2 नंबर पे बाद में खनन विभाग है, फिर परिवहन भी ठीक है, आबकारी भी ठीक है, पर ये सबसे ज़्यादा पंजीयन एवं मुद्रांक में 7.10% की वृद्धि दर्ज की गई। 7.10% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है। उसके अलावा खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण में भी राजस्थान ने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 48,000 से अधिक फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण दिया है 17 और 18 मार्च को। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और एक लास्ट है आर्थिक से संबंधित, राजस्थान रॉयल्स 15,282 करोड़ में ऐतिहासिक बिक्री हुई है, बड़ी डील करी है। हाँ, और उसके अंदर मेन आपके जो है वो कालानी जी याद है आप लोगों को? हाँ, काल सोमानी, जिनकी मेन नेतृत्व इस पूरे ग्रुप का जो है वो दोस्तों उनकी कंपनी है इंट्राएज। वैसे एक पूरा ग्रुप है, वैसे ऐसा नहीं कि बिरला ग्रुप ने जो पूरा आरसीबी, पूरा एक ग्रुप है। वैसे ही जो है वो आपके यहाँ राजस्थान रॉयल्स जो लगभग 260 करोड़ में जिसे खरीदा गया था, जिसे 19 वर्षों में वैल्यू लगभग 24 गुना बढ़ी है, 15,000 करोड़ से ज़्यादा। और आप याद कर सकते हो 15,282 करोड़, 15,282 करोड़ के अंदर है अमेरिकन कंसोर्टियम, जिसके अंदर मेन कंपनी हमारे राजस्थानी हैं, काल सोमानी जी, इनकी कंपनी है इंट्राएज, टेक कंपनी है इंट्राएज। बस बैठ गया दिमाग में। आर्थिक पढ़ा, पुरस्कार पढ़ा, नीति पढ़े, विधेयक पढ़े, 4 चीज पढ़ाई मैंने। अब आजकल वो तो नहीं है तुम्हारे आज ही पढ़ेंगे पूरा, वो मत करो बस तुम, और मेरे पे छोड़ो। जल्दी का काम शैतान का। अब तुम बस इतने से सीख ले लो, मेरे से डेली 1-1.5 घंटे पढ़ लो तुम लोग। अब कोई तुम्हारा पेपर तो सर पे है नहीं। हाँ, कल मैं स्पोर्ट्स ये सारी चीजें कवर कर लूंगा। पे आज हम लोगों ने आर्थिक पढ़ा, पुरस्कार पढ़ा, नीति पढ़े, विधेयक पढ़े, इनमें कोई जल्दीबाजी नहीं। 15,282 करोड़ में जो वो या 1.63 बिलियन, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके अंदर जो है वो काल सोमानी की कंपनी, टेक कंपनी इंट्राएज है, उन्होंने इसे जो है वो खरीदा है। वैसे पूरा ग्रुप है इसके अंदर। 48,000 से अधिक फूड हैंडलर्स को हमने प्रशिक्षण दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। रेवेन्यू में 7.10 की ग्रोथ हुई है, जिसमें पंजीयन सबसे ज़्यादा ग्रोथ के साथ है। और पेंशन जो है वो दोस्तों 1450 रुपये कर दी गई है हमारे यहाँ पे। नमो भारत रेल कॉरिडोर में भी हमारे जो एनसीआर का क्षेत्र है वो कवर हो चुका है। और एल्फा गाड़ी जो जल्दी होंडा वाले बनाने वाले हैं, बहुत बढ़िया, टपुकड़ा प्लांट में बनाएंगे। कार्बन क्रेडिट हमने बानसूर, महुआ, मालपुरा में लागू किया है, बहुत बढ़िया तरीके से। कार्बन क्रेडिट किसान जो को इसको बेचकर अपनी आय बढ़ाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सौर ऊर्जा से संबंधित, तो राजस्थान के अंदर जो कुसुम योजना के तहत रामनवमी पे 12 सोलर प्लांट 4 टोटल 23.60 मेगावाट के हमारे यहाँ लगे हैं। और उसके साथ साथ जो है वो नागौरी पान मेथी को जो है वो कम्युनिटी फार्मर्स वैरायटी का दर्जा दिया गया है। ये हमने आर्थिक परिदृश्य में पढ़ा। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एमओयू करने वाला राजस्थान पहला। जितेंद्र शर्मा को ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है। और आपके राहुल सूद की जो डॉक्यूमेंट्री है, इससे जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। समृद्धि अपार्टमेंट को स्कोच अवार्ड मिला है। और उसके साथ साथ हम स्पेशली कौन सी योजना में, गरीबी मुक्त गांव योजना में 1 नंबर पे जयपुर रहा है। अगर हम लोग बात करें 1 नंबर पर भीनमाल, 1 नंबर पे डॉक्टर रंजना गुप्ता, जिला उदयपुर और जयपुर, ये भी आप लोग जरूर याद रखें। उसके अलावा हमारे यहाँ पर डायमंड अवार्ड राजस्थान सिटी गैस जो वितरण नीति तो अपनी यहाँ आई रखी है 16 जुलाई की, लेकिन सिटी गैस राजस्थान गैस लिमिटेड जो आपकी संस्था है, उसे राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को डायमंड अवार्ड दिया गया है स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके अलावा हमारे यहाँ पर वन्य जीव प्राणी मित्र अनिल विश्नोई और दर्शन कुमार मैनारिया जी को, और मछली पुरस्कार वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम उदयपुर को जो ये पुरस्कार दिया गया है। ये अवार्ड पढ़ा। फिर हमने जल से संबंधित, जो आप लोगों ने क्या पढ़ा, जल से संबंधित वृहत एवं मध्य सिंचाई परियोजनाओं की गणना का अवार्ड। उसके अलावा हमारे यहाँ कुसुम सिंह जी को महिला बीकन लीडर अवार्ड हम लोगों ने पढ़ा। पढ़ा या नहीं पढ़ा?
ठीक बेटा, लोगों ने पढ़ा, पढ़ा या नहीं पढ़ा? ठीक बेटा, हाँ ये चीज़ ज़रूर याद रख लेना। और उसके अलावा मैंने आपको स्पेशली सब कुछ याद करवा दिया है, जितने पुरस्कार, जितने विधेयक, जितने नीति, सब आपको बढ़िया तरीके से। जैसे आयुर्वेद विश्वविद्यालय 9 मार्च को अजमेर के अंदर, 10 मार्च को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आमेर, 101 करोड़ संभाग स्तर पर कॉलेज, सारी चीज़ें आपको याद करवा दी है। 10 तारीख को ही अपने यहाँ पर जो है स्पेशली धारा 19 के तहत पंचायती राज, धारा 24 के तहत नगर निकायों में 2 बच्चों की लिमिट वाला जो बाउंडेशन थी उसे ख़त्म कर दिया गया, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। जन विश्वास अधिनियम हमारा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 5 मार्च का था, जिसमें 11 हमने टोटल एक्ट में जो संशोधन किया, ये हमने पढ़ लिया। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो हाँ, ये मैंने आपको याद करवा ही दिया, 5 मार्च को दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान वाला। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? और ये हमने जो विक्षुब्ध क्षेत्र वाली भी बात कर ली थी 6 मार्च को, ये पूरा का पूरा मैंने कवर करवा दिया। ठीक है, डन। एक क्लास और हो जाएगी, कल पढ़ लेंगे, लेकिन अब ऐसे तो नहीं हो पार्ट 1 पार्ट 2 में चल सकते हैं, या एक साथ चल रहे हैं? एक साथ मेरा जोश, हाँ ये मेरा वादा है, जो कराऊंगा वो पूरा करवा दूंगा। जैसे मतलब आज इतने पढ़े हैं ना, कल आयोजन, स्पोर्ट्स, व्यक्तित्व, नियुक्ति पढ़ लेंगे। ठीक है, नई किताबें आपको पता है, आपके छोटे भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं उनको कल आप लोग वेबिनार में भेज देना। कल शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए स्पेशली हम लोगों ने वेबिनार रखा है, जिसमें 12th के बाद वाले जो बच्चे हैं वो हमसे सीधा जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम टेलीग्राम पे जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो भर दो, चालू हो चुका है, बस आप लोगों के लिए जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उसमें मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़ प्री और मेंस की जो आ रही है वो टेस्ट सेंटर पे आप जाके दे सकते हैं, जो अगले संडे से स्टार्ट होने वाली है। तो आपको जब भी टाइम मिले आप टेस्ट सीरीज़ पे, टेस्ट सेंटर पे जाके प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। अब क्या कल पढ़ेंगे ना, तो फिर वापस उन पे फोकस करके पढ़ेंगे, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसका रिवीजन भी कर लेंगे। ओके, किताबें आपकी राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी 3 नई आ चुकी है। बजट मैंने पूरा करवा दिया था, वेणुवाल जी जाके देखो आप।